नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत संसद द्वारा कब दिया गया एवं इसमें कौन कौन से प्रमुख बिंदु शामिल हैं। देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि यदि हम लोग चर्चा करें तो आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत है वह संसद के द्वारा, किसके द्वारा? संसद द्वारा 1973 में दिया गया। और यह क्यों दिया गया? तो संविधान संशोधन में जो बातें थी, संसद को जो अधिकार दिया गया संविधान संशोधन का, उसी से संबंधित इस सिद्धांत को संसद द्वारा 1973 में दिया गया कि संसद जो है संविधान में संशोधन करेगी तो उसको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है, मतलब संसद की सीमाएं क्या होंगी, है ना। ऐसा नहीं है कि संविधान द्वारा संसद को शक्ति दी गई कि वह संविधान के किसी भाग या संपूर्ण भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन उसकी सीमाएं भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई केशवानंद भारती मामले में, है ना। और उसमें यह निर्धारित करके बताया गया कि संसद संविधान के किसी भाग या सभी भागों में संशोधन तो करेगी, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं आधारभूत ढांचा, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा केशवानंद भारती मामले में संसद की संविधान संशोधन की सीमा जो है निर्धारित कर दी गई है। वह सीमा क्या थी कि जो आधारभूत ढांचे हैं उसमें किसी भी प्रकार का संसद संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो आधारभूत ढांचे हैं कौन कौन से, तो उन सभी बिंदुओं को भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब चलिए इसको पॉइंट वाइज हम लोग कर लेते हैं। पहली बात कि आधारभूत ढांचा किसके द्वारा दिया गया? संसद द्वारा 1973 में। किससे संबंधित था जिसके वजह से संसद ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया? तो संविधान संशोधन के मामले में, है ना। अब संसद को संविधान संशोधन की शक्ति कौन देता है? संविधान देता है। अब संविधान देता है तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा? तो देखिए, तो संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान जो है क्या करता है भाई? संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है ना। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है। अब इसको क्या कह रहे हैं भाई? तो केशवानंद भारती मामले में देखिए, तो केशवानंद भारती मामले में यह भी 1973 सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? तो संसद की संविधान संशोधन की शक्तियों की सीमाएं क्या की? निर्धारित कर दी। क्या सीमा निर्धारित की गई? कि संसद जो है जो भी संविधान संशोधन करेगा उससे संविधान के मूल ढांचे मतलब आधारभूत ढांचे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि वह परिवर्तन कुछ होता है तो इसको कौन निर्धारित करेगा? न्यायपालिका करेगी, है ना। अर्थात न्यायपालिका की सर्वोच्चता बनी रहेगी कि संविधान में संशोधन यदि संसद द्वारा किया गया तो वह संविधान के मूल ढांचे को, आधारभूत ढांचे में जो भी बातें हैं, जो बिंदु हैं, यही बिंदु है, 12 बिंदु हैं, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो प्रशासन नहीं करेगी, कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। ये शक्ति न्यायपालिका को दी गई है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत, इसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदु हैं जो आधारभूत ढांचे में शामिल हैं। इनमें से किसी भी बिंदु पे संविधान अपना संशोधन, संसद अपना संशोधन नहीं कर सकती, है ना। मतलब संसद द्वारा इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पहला क्या है? तो संविधान की सर्वोच्चता। देख रहे हैं, संविधान की सर्वोच्चता बनी रहेगी। जो भी संशोधन होगा वह संशोधन आधारभूत ढांचे में शामिल ये जो बिंदु हैं इनमें किसी प्रकार का उस पर प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, उस पर कोई बदलाव हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका निर्धारण कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। तो संविधान की सर्वोच्चता बनी रहेगी, पहली बात, है ना। संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। अर्थात संविधान से ही, देख रहे हैं, संविधान से ही संसद को भी शक्ति मिली है। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 द्वारा संविधान जो है संसद को शक्ति देता है कि आप
संविधान के जो भी भाग हैं उनमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन आपकी सीमाएं ये निर्धारित है कि आधारभूत ढांचे में जो भी बिंदु हैं इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से हैं? पहला क्या है? संविधान की सर्वोच्चता, है ना, संविधान सर्वोच्च रहेगा। दूसरा विधि का शासन, है ना, विधि का शासन। तीसरा शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका स्तर पर जो शक्ति बांटी गई है उसका पृथक्करण। सरकार के 3 भाग हैं, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। तो शक्तियों का पृथक्करण है, किसके पास कौन सी शक्ति है वो अलग अलग किया गया है। उसके बाद संविधान का संघात्मक ढांचा, हमारा संविधान कैसा है? संघीय है, संघात्मक ढांचा। उसके बाद स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, चुनाव जो होता है वह क्या होना चाहिए? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष। इसकी जवाबदेही किसकी है भाई? सरकार की है। सरकार क्या करेगी? चुनाव जो होगा वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराना सरकार की जिम्मेदारी है ना। आधारित लोकतंत्र प्रणाली, जो लोकतंत्र की प्रणाली है, हमारी लोकतांत्रिक जो प्रणाली है देश में, ठीक है ना, डेमोक्रेसी की जो बात है वह क्या है, किस पर आधारित है? तो कहता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर। जो चुनाव होगा वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो, इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है। और इस पर आधारित क्या होगा? लोकतंत्र प्रणाली। जो हमारी डेमोक्रेसी सिस्टम है वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित है। उसके बाद अगला क्या है भाई? तो कहता है राज्य व्यवस्था का गणतंत्रात्मक ढांचा, है ना, राज्य व्यवस्था का गणतंत्रात्मक ढांचा। अगला संसदीय प्रणाली की सरकार, सरकार जो होगी क्या होगी? संसदीय होगी, है ना, संसद के अधीन, संसद के अनुरूप होगी। लोकसभा और राज्यसभा की बात है तो कहता है संसदीय प्रणाली की सरकार। उसी तरह से राज्यों में क्या हो जाएगा? विधानसभा एवं विधान परिषद। तो जो भी सरकार होगी वह कैसी होगी? संसदीय प्रणाली के अनुरूप होगी, अर्थात संसदीय प्रणाली की सरकार होगी। देश की संप्रभुता, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका अभी बताए हैं कि न्यायपालिका ही डिसाइड करेगी कि जो संविधान में संशोधन किया गया है वह आधारभूत ढांचे, संविधान के आधारभूत ढांचे, ठीक है ना, में कोई बदलाव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार, न्यायिक पुनर्विलोकन किसको है? न्यायपालिका को, है ना। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता रहेगी एवं न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसको रहेगा? न्यायपालिका को। जब ऐसा रहेगा तभी तो डिसाइड होगा कि संसद द्वारा किया गया संविधान संशोधन संविधान के मूल ढांचे में से किसी में कोई परिवर्तन तो नहीं कर रहा है ना। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का भी अधिकार है। उसके बाद संसद की संविधान में संशोधन की सीमित शक्ति की गई है। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या किया गया भाई? इसकी शक्ति को सीमित की गई, अर्थात संविधान संशोधन का अधिकार होगा लेकिन निर्धारित सीमा के अंतर्गत। और निर्धारित सीमा क्या है? कि वह किसी भी प्रकार का संशोधन ऐसा नहीं कर सकती जिससे कि संविधान के मूल ढांचे, आधारभूत ढांचे में कोई बदलाव हो, है ना। उसके बाद क्या है जी? मूल अधिकारों का सार, ठीक है ना। मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका सार। सार का मतलब क्या हुआ? कि जो मूल अधिकार के भाव हैं, है ना, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो सार लिखा हुआ है। सार मतलब पूरा मूल फंडामेंटल राइट्स हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें क्या है भाई? तो 12 से लेकर 35 तक जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक, उसका जो सार है मूल, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर कोई संशोधन किया गया, अब इस सार का, मूल अधिकार का सार जो है उसमें कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, वो कौन निर्धारित करेगा? न्यायपालिका करेगी, है ना, कि इस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो मूल अधिकारों का सार में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगला, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ये आपको पता ही है ना। नीति निर्देशक तत्व में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है ना। और अंतिम है पंथ निरपेक्षता, है ना। तो ये 12 प्रमुख बिंदु हैं जो संविधान के आधारभूत ढांचे या मूल ढांचे में शामिल हैं और संसद संशोधन के द्वारा इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है। यही केशवानंद भारती मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? संसद की संविधान संशोधन की सीमा निर्धारित की। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।